हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप कि आपने लास्ट वाला टॉपिक जो है वो पढ़ लिया होगा। लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था प्रोडक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन के डिफरेंट लॉज क्या क्या होते हैं। ये सारी वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखी है उनका वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वैसे जो हमारी माइक्रो की प्लेलिस्ट है उसमें आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वहां से सीक्वेंस वाइज भी अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की हमारी क्लास जो है वो उसका मेन टॉपिक है कॉस्ट। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, बीए के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, ऑनर्स के स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो आपका आता ही है। सारा कंसेप्ट पूरे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास बीच में ज्वाइन करते हैं फिर वो बीच में ही छोड़ देते हैं। बीच में क्लास ज्वाइन करने से भी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन यदि किसी कारण से आप ये क्लास बीच में ज्वाइन कर भी रहे हैं तो उसको बीच में ही आप लीव मत कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। 1-2 मिनट की क्लास अटेंड करने के बाद आपको टॉपिक समझ आना स्टार्ट हो जाता है। लाइक जरूर कीजिए। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिनका कि आपको पता है कि उनके सिलेबस में ये वाला टॉपिक है, वीडियो का लिंक साथ साथ उनको शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, थियोरी ऑफ कॉस्ट। ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, सबके लिए कंपलसरी टॉपिक है। हाँ जी, सबसे पहले की कॉस्ट बेसिकली होती क्या है? कॉस्ट होती है लागत, ठीक है। कोई भी वस्तु जब हम उत्पादन करते हैं, किसी भी गुड का जब प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए आपको कुछ खर्चे उठाने पड़ते हैं, जैसे कि मजदूरी देनी पड़ती है, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, बिल्डिंग का किराया देना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल के लिए रेंट देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट के खर्चे उठाने पड़ते हैं। इन सभी खर्चों को मिलाकर जो आपका टोटल खर्चा आता है, इन सभी डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम उसको कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द मॉनेटरी एक्सपेंसेस बियर्ड बाय अ फर्म और इंडस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में जो भी आपको खर्चे उठाने पड़ते हैं उन सबको लागत कहा जाता है, ठीक है। अब लागत के कंसेप्ट यानी कि लागत की धारणाएं क्या क्या है, मतलब किन किन टर्म्स को हम लागतें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट है आपका मनी कॉस्ट। मनी यानी कि मौद्रिक लागतें क्या होती हैं? तो इसका है द मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग money cost of producing a certain output of a commodity। किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने में, ठीक है ना, is the sum of all the payments to the factors of production। इनको साथ साथ आप नोट कर लीजिए ताकि आपको ये फिर नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। engaged in the production of that commodity, ठीक है। अब देखिए इस डेफिनेशन को, इसकी मीनिंग को समझिए। मनी कॉस्ट क्या होती है? मौद्रिक लागत किसी भी वस्तु का सर्टेन आउटपुट, उसका एक आउटपुट प्रोड्यूस करने में इज द सम ऑफ ऑल द पेमेंट्स। जो भी आपको पेमेंट भुगतान करने पड़ते हैं, किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, इन सब को, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इन सब का जो भी आप पेमेंट करते हो उस प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम उसको मौद्रिक लागतें यानी कि उन भुगतान को जो भी आप मुद्रा की फॉर्म में सबको पे करते हो उन सबको हम मनी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे इसके एग्जाम्पल लर्न करने की आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम। श्रम को देते हैं वेजिस, मजदूरी, भूमि को देते हैं रेंट, कैपिटल को देते हैं इंटरेस्ट। ये सारी चीजें जो है ना, ये सब आपकी मनी कॉस्ट का पार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट यानी कि वास्तविक लागतें क्या होती है। ठीक है, पहले हमने पढ़ी मनी कॉस्ट की, जो मुद्रा के फॉर्म में हम उत्पादन के साधनों को भुगतान करते हैं उसका टोटल। रियल कॉस्ट क्या होती है कि देखिए, जब आप एक उत्पादक हैं, यदि आप वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई टेंशन होती है कि माल की डिलीवरी होनी है, रॉ मटेरियल मुझको खरीदना है, माल की डिलीवरी टाइम पर नहीं हो रही तो आप जो है ना रात रात को भी नहीं सोते, नाइट में भी प्रोडक्शन करते हैं, तो आप कुछ अपने डिस्कम्फर्ट्स, आराम जो आपको नहीं मिलता, जो आपको सुख चैन आप अपना त्यागते हो, उसकी जो हम वैल्यू को मेजर करें तो वो रियल कॉस्ट होती है। इसको हम मनी टर्म्स में, मुद्रा में काउंट नहीं कर सकते। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, इट रेफर्स टू द पेन और द डिस्कम्फर्ट। पेन यानी कि जो आप दुख उठाते हैं, जो आपको दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। डिस्कम्फर्ट यानी कि जो आप अपना आराम त्याग करते हैं। इन्वॉल्व इन सप्लाइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय देयर ओनर। जो वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो ओनर है, वो किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जब उसको रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना होता है, लेबर का अरेंजमेंट करना होता है, कैपिटल का अरेंजमेंट करना होता है, और उसके लिए वो जो भाग दौड़ करता है, वो रात का नींद त्यागता है, खाना छोड़ देता है, कई बार उसको खाना भी टाइम पे नहीं मिलता, तो उन सब को हम उत्पादन की वास्तविक लागतें कहते हैं। ये जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब है कि किसी को जैसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन उसको भूख को बियर करना पड़ रहा है। किसी को रात को जागने की आदत नहीं है, लेकिन उसको फिर भी रात को जागने को काम करके आदत, मतलब काम करवाना पड़ रहा। तो इस तरीके से ये पर्सन टू पर्सन जो है ना वेरी करती हैं। इनको हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। नॉट मेजर इन, नॉट पॉसिबल टू मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मुद्रा में यदि इसकी वैल्यू काउंट करने के लिए कहा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ये आपने नोट कर लिया, इसका नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है बच्चों, रियल कॉस्ट जो है ये बहुत बार आती है एग्जाम में कि रियल कॉस्ट से आप क्या समझते हैं, इसका एग्जाम्पल दीजिए, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाती हैं कि डैश एंड डैश आर द फॉर्म ऑफ रियल कॉस्ट। तो इसमें जो है ना कुछ बच्चे ट्रांसपोर्ट लिख देते हैं, कुछ बच्चे रॉ मटेरियल लिख देते हैं, लेकिन इसका बेसिक आंसर क्या होता है? पेन एंड द डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलिए, उसके बाद थर्ड है आपका अकाउंटिंग कॉस्ट। किसी भी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं, उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए हम कुछ जो है ना अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि हमने कहाँ से रॉ मटेरियल लिया, कितनी लेबर लगाई, उस लेबर को कितनी वेजेस दी, कितने हमारे टोटल खर्च आए, गेट पास कितना है, जो ये लेजर्स, कैश बुक्स वगैरह जो हम मेंटेन करके रखते हैं, वो सारे की सारी हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट में आती हैं। इसमें हम आउट ऑफ द पॉकेट की बात करते हैं कि हमारी जेब में से कितना पैसा निकल रहा है, वो सब पैसा जो है ना वो हम अकाउंट में ऐड करते चले जाते हैं कि इतना पैसा हमने उसको दिया, इतना उसको दिया। दीज कम्स अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, इनको लिखिए, इसकी पहले डेफिनेशन लर्न कर लो। दीज रेफर्स टू आउट ऑफ पॉकेट
आउट ऑफ पॉकेट यानी कि जो पैसा आपकी जेब से बाहर निकल रहा है, यानी कि कैश। इस आउट ऑफ पॉकेट ये वर्ड थोड़ा अच्छा सा है बच्चों, ऐसा नहीं कि आप वही घिसे पिटे वर्ड्स लिखे, कुछ नया जो है वो जरूर डालिए आपकी डेफिनेशन में, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो इसलिए इसको वर्ड को याद कर लो कि आउट ऑफ पॉकेट हमने लिखना है, इसका मतलब है कैश अमाउंट। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, हिस्टोरिकल कॉस्ट, depreciation, and other bookkeeping entries। देखिए, जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये वो खर्चे हैं जो आपकी पॉकेट से बाहर आते हैं कैश के फॉर्म में, जिसको कि आप खर्च करते हो अपना पास्ट रिकॉर्ड रखने के लिए, हिस्टोरिकली। तो कुछ आपके पास पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, आप उनको स्टोर करके रखते हो, लेकिन अलमीरा, उनके लिए स्टोर रूम्स, जो भी आप खर्चे उठाते हो उनको मेंटेन करने में, वो आपकी जो मशीनें हैं उनके डेप्रिसिएशन पे जो कितना खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या खर्च किया, आपके अकाउंट्स, लेजर्स आदि के जो भी खर्चे होते हैं उन सबको हम अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ टाइप है ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बीकॉम वाले बच्चों के एग्जाम में तो ये टाइप ऑफ कॉस्ट जो है, और ऑनर्स वाले बच्चों के भी एक साल छोड़ के एक साल ये टाइप जो है ना ये पूछा ही जाता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली होती क्या है, बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। ठीक है, जैसे कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, आपको मतलब कि जैसे कोई आपका में से एक बच्चा है जो जॉब कर रहा है, उसको एक जगह से जॉब मिल रही है 10,000 की। ठीक है, दूसरी जगह यदि वो जॉब ज्वाइन करेगा तो वो तभी करेगा जब उसके लिए वहां से बेस्ट ऑफर होगा। 10,000 की बजाय यदि उसको 12,000 की जॉब मिलती है तो वो वहां पे स्विच कर देगा, अदरवाइज वो वहीं पर रहेगा। तो 10,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, वो 12,000 रुपये कमा रहा है। 12,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि वो 10,000 रुपये जो है ना वो छोड़कर 12,000 पे जा रहा है। एक चीज को लेने के लिए दूसरी चीज को जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव उसका क्या है, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सा अवसर ऐसा है जो आपका पहले वाले से बेटर है। ठीक है, समझ आ गई। इजी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो है उसको ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, उस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इज इट ओके? तो देखिए, it is the cost of next best alternative। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में, नेट में, एसटेट में, सीटेट में, जहाँ पर भी छोटे छोटे कंपटीशन टेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं तो ये तो वहां पर भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। ठीक है, इसको हम इट इज आल्सो नोन एज अल्टरनेटिव कॉस्ट। ठीक है, इसका देखिए एग्जांपल सोचिए कि एक आपके पास ये लैंड है, इस लैंड पर आप वीट भी ग्रो कर सकते हैं और राइस भी ग्रो कर सकते हैं। वीट ग्रो करते हैं आप 2 यूनिट्स, 2 क्विंटल सपोज कीजिए। राइस ग्रो करते हैं आप यहाँ पे 1 यूनिट। ठीक है, अब दोनों चीज आप इकट्ठी ग्रो नहीं कर सकते, या तो आप वीट ग्रो करेंगे या फिर राइस ग्रो करेंगे। वीट ग्रो करते हैं आप 2 यूनिट्स, राइस ग्रो करते हैं आप 1 यूनिट। ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन पीपी जो है ना एक कर्व है, ये बताता है कि या तो आप सारे रिसोर्सेज को अप्लाई करके 1 यूनिट ऑफ राइस ग्रो कर सकते हो या फिर 2 यूनिट्स ऑफ वीट। अब आप यदि राइस ग्रो करते हो 1 यूनिट ऑफ राइस,
यूनिट ऑफ राइस किसके बराबर है? 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राइस फॉर व्हीट क्या होगी? 2। अब व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी राइस के लिए? व्हीट लेने के लिए आपने कितना, 1 यूनिट ऑफ व्हीट लेने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट किसके बराबर है? 1 राइस के बराबर। तो 1 किसके बराबर? 1/2 ऑफ राइस 0.5। तो राइस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 यूनिट ऑफ व्हीट होगी, व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाफ यूनिट ऑफ राइस हो गई। यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? या तो आप इतना राइस लो या फिर इतना व्हीट लो। एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक के पास 2 जॉब ऑफर है, एक 10,000 का, एक 12,000 का है, तो आप कौन से को ज्वाइन करोगे? ऑब्वियसली 12,000 लेने के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस किया? 10,000। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी 12,000 की? 10,000। ऐसे ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या होती है और इसको आप कैसे, इसका जब भी आप करेंगे तो ये डायग्राम के साथ इसको जरूर रिप्रेजेंट करके दिखाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5th टाइप है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट देखिए इसका, इट मे बी डिफाइंड एज those monetary expenses या फिर payments of a firm monetary payments a firm made to those outsiders who supply, साथ साथ नोट करते रहिए, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे भी लिख रही हूँ और धीरे धीरे बोल भी रही हूँ। who supply resources and non expenditure payment of self owned resources which they could have earned in the best alternative opportunities। देखिए इसको समझिए कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है ये क्या होती है? ये वो मॉनेटरी पेमेंट्स होती हैं जो एक फर्म को, जो बाहर से लोग आपको मतलब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जहां से आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, जहां से आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को अवेल कर रहे हो, जो भी आप आउटसाइडर्स हैं आप उनको पेमेंट कर रहे हो। और नॉन एक्सपेंडिचर पेमेंट मतलब आप, जैसे कि मेरा है, मैंने फर्म है, मैंने अपना गोडाउन यूज कर रही हूँ, मैंने किराया नहीं देना, तो वो मेरे सेल्फ ओन रिसोर्सेज हो गए, उन पर भी जो मैं खर्च कर रही हूँ। यानी कि यदि मैं गोदाम अपना ना यूज करके किसी दूसरे का यूज करती या अपना गोदाम जो है ना किसी दूसरे को रेंट पर देती, तो वहां से एक साल में मुझे जो सपोज कीजिए 1.5 लाख रुपए की इनकम होती, तो वो 1.5 लाख रुपए जो है ना वो मेरी इस कॉस्ट का पार्ट होते हैं। इसीलिए इसके अंदर जो है ना इकोनॉमी कॉस्ट के अंदर आपके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों टाइप की कॉस्ट जो है वो इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने एडमिशन के टाइम जो है ना सपोज कीजिए 11,000 रुपये पेमेंट किया। ठीक, अब 11,000 रुपये आपने पेमेंट कर दी और आप
डिग्री ले रहे हैं। अब सपोज कीजिए आप 11,000 रुपये बैंक में जमा करते, तो वहां से एक साल में आपको 400 रुपये ब्याज मिलता, आपने वो छोड़ा, बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है। दूसरा क्या है कि यदि आप, अब जिन बच्चों ने पढ़ना लिखना नहीं है वो क्या करते हैं फिर, अब आप पढ़ लिख रहे हो तो कॉलेज जा रहे हो, घर जाके खूब एहसान करते हो माँ बाप पे कि पढ़ के आया हूँ, अब तो मैं सोऊंगा, अब तो मैं ये करूंगा। अब जो यदि आप नहीं पढ़ोगे तो घर वाले क्या कहेंगे, जाओ काम करो। आप कहीं ना कहीं 2, 4, 6 हज़ार रुपए की नौकरी ढूंढोगे। अब 6 महीने के आपने 11,000 रुपए पे किए, 6 महीने आप कहीं पे 6,000 रुपए नौकरी करते तो वहां से आपको 36,000 मिलते, आपने वो सब सेक्रीफाइस कर दिए। अब जो आप एजुकेशन ले रहे हैं उस पर आप ये मत देखिए कि आपका 11,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, उस पर आपका खर्चा कितना आ रहा है, 36,000, ये 11,000, ये कितने हो गए 47,000, और 400 रुपये आपने जो ब्याज सेक्रीफाइस किया, 47,400 रुपये में आपका एक सेमेस्टर आपको पड़ रहा है। तो ये आपकी हो गई टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट। इसमें जो आपने अपने सेल फोन रिसोर्सेज हैं उनका, और जो आपने एक्सप्लिसिट सर्विसेज के लिए बाहर वालों को, ये 11,000 रुपये जो आपने हमें दिए, कॉलेज को दिए, ये जो है ये आपने हम कॉलेज की सर्विसेज ली, आउटसाइडर को पे किया, उसमें आपने ब्याज का सेक्रीफाइस किया, प्लस आपने अपनी जॉब छोड़ी, बेस्ट अल्टरनेटिव। आप यदि यहाँ नहीं आते तो यहाँ से आप ज्वाइन करते, यहाँ से इतने पैसे आपको मिलते, वो सारा खर्चा मिलाकर आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट बनती है। इसी तरीके से ये दूसरा एग्जांपल है कि एक प्रोड्यूसर जो है ना वो अपनी फैक्ट्री किराए पर देता, तो उसको एक साल में सपोज कीजिए 1.5 लाख किराया मिलता, लेकिन वो उस किराए को सेक्रीफाइस कर रहा है, खुद प्रोडक्शन कर रहा है। तो जब हम वो सारी लागतें, इकोनॉमिक कॉस्ट, टोटल खर्चे काउंट करते हैं तो उसमें वो 1.5 लाख का किराया, वो आमदनी जो है ना हमें वहां से मिलती है, वो हम यहाँ पे खर्चों में उसको ऐड करते हैं। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है सोशल कॉस्ट। ये वाली लागतें जो हैं ये आपको कभी भी अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने लिए नहीं उठानी पड़ती। ये वो लागतें होती हैं जो हमें हमेशा दूसरों के लिए उठानी पड़ती हैं, ये दूसरों की वजह से उठानी पड़ती हैं। ये आपकी एक्सटर्नल नेगेटिव उसका पार्ट है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का, कि बाहर का वातावरण, बाहर की कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से आपको ये खर्चे उठाने पड़ते हैं, और सोसाइटी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करती। जैसे कि शुगर मिल में जब गन्ना से चीनी बनाई जाती है तो वहाँ से छोटे छोटे राख के कण उड़ते हैं, और वो राख के कण शुगर मिल के एरिया के आसपास के लोगों के घरों की जो वाइट वॉश है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अब उन लोगों को क्या करना पड़ता है, हर 1-2 साल बाद अपने घर को वाइट वॉश कराना पड़ता है। जो वाइट वॉश का खर्चा वहाँ के लोकेलिटी के लोगों को उठाना पड़ता है वो उनकी अपनी वजह से नहीं है, वो शुगर मिल की वजह से, और शुगर मिल उसको कुछ भी उनको पे नहीं करता। ठीक है। इसी तरह से एयर पोल्यूशन है, व्हीकल्स की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से कुछ लोगों को मतलब जैसे हेल्थ इश्यूज आ गए, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है, उस पर जो मेडिसिन पर आपको जो खर्च करना पड़ता है वो सारा आपका सोशल कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो लिखिए सोशल कॉस्ट, सामाजिक लागतें। बेटे कंसेप्ट जो है उसका समझना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मत देखो कि डेफिनेशन हिंदी में है या इंग्लिश में, आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिक लागतें बेसिकली होती क्या है। यदि आपको ये पता चल जाएगी तो आपको इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग समझने में दिक्कत नहीं आएगी, फिर चाहे हिंदी हो फिर चाहे इंग्लिश हो। तो लिखिए द सम ऑफ मनी विच इज just adequate when paid as compensation to restore the original utility level all who lost as a result of the production of the
आउटपुट। समाज में जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है उससे हमारा उपयोगिता का स्तर कुछ डाउन हो जाता है, यानी कि हमें अपने घर गंदे लगने शुरू हो जाते हैं शुगर मिल की वजह से। हाई शुगर मिल से इतना धुआं उड़ रहा है, हमारे घरों की वाइट वॉश खराब हो रही है, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें अपना घर वाइट वॉश कराना चाहिए। तो वहां पर उस एडिक्वेट लेवल ऑफ यूटिलिटी को गेन करने के लिए हम कंपनसेशन की फॉर्म में जो भी खर्च करते हैं वो सारा का सारा हमारा सोशल कॉस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट बहुत इजी है, इनको तो आप बड़ी आसानी से निजी लागतें, जैसे हमने प्रोडक्शन में किया था कि जो एक्सपेंसेस, जो खर्चे हम अपने खुद के डिसीजंस की वजह से बियर करते हैं उनको निजी लागतें कहा जाती हैं। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू सेल्फ डिसीजन ऑफ अ प्रोड्यूसर। आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपने के अपने डिसीजन है कि आपको रॉ मटेरियल महंगा खरीदना है या सस्ता खरीदना है। आपके अपने डिसीजन है कि आपको ट्रांसपोर्ट किससे लेना है, जहां से आपको सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। इस तरह से एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के अपने डिसीजंस की वजह से जो लागतें होती हैं उनको प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। दूसरा है एक्सप्लिसिट, एक्सटर्नल, जो खर्चे हम आउटसाइडर को पे करते हैं, पेमेंट डन टू द आउटसाइडर्स फॉर देयर सर्विसेज। जो आपने बाहर वालों से सर्विसेज ली उसके बदले में जो आप उनको पेमेंट कर रहे हो उनको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल, ठीक है ना, आपने जहाँ से लिया आप उसको पेमेंट दे रहे हो। रिक्शा का किराया, जिससे आपने रिक्शा ली उसको आप क्या मतलब पैसे सर्विस लोगे उसको पेमेंट करोगे। बैंक से, जिस बैंक से आपने पैसा लिया है, कैपिटल लिया, आप उसको जो इंटरेस्ट दे रहे हो, ये सारे के सारे उसका पार्ट है। इम्प्लिसिट, इम्प्ली मतलब इंटरनल, जो आपके अपने रिसोर्सेज की वजह से, द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ऑन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। जैसे कि आपकी अपनी लैंड है, आपकी अपनी मशीनें हैं, आपने बाहर से रेंट पे नहीं लिया होगा कुछ भी, तो ये जो है ना आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है बच्चों, आज का ये टॉपिक में ये हमने 9 टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ा। यदि हम इससे ज़्यादा और पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाएगी। यहाँ तक इसको 1-2 बार देखिए, अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्लास जब हम लाइव क्लास करेंगे तब हम इसको थियोरी ऑफ कॉस्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसमें कनेक्टिविटी रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।